पिछले भाग में आपने देखा, राधिका को पता चलता है कि जिस रोहन से उसने शादी की वो कमलाबाई का सगा बेटा नहीं बल्कि सौतेला बेटा है। ये सच सुनकर राधिका गहरे सदमे में चली गई। क्यों इतने सालों तक ये सच छुपाया गया? आज इस कहानी की असली शुरुआत होगी। और नहीं तो क्या, तुम लोग को देखकर तो कभी ये लगा ही नहीं कि तुम दोनों सौतेले हो। इतना अपनापन, इतना आदर सत्कार, और अब तुम्हारी बहू भी तुमसे कितना प्यार करती है। हाँ ना, इस घर में कितनी घुल मिल गई है तुम्हारी बहू। सच कहूँ तो कमला काकी, तुम्हें बहुत अच्छी बहू मिली है। हाँ हाँ, जैसे शक्कर हर चीज में घुलकर उसे मीठा बना देती है, वैसे ही हमारी राधिका भी इस घर में घुल मिल गई है। कमलाबाई तो राधिका की खूब प्रशंसा कर रही थी, लेकिन राधिका के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था। रोहन ने उसे ये बात आज तक बताई ही क्यों नहीं? रात को जब रोहन घर लौटता है, राधिका उसे बिना कुछ बोले सीधे कमरे के अंदर ले जाती है। आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई रोहन? तुम किस बात की बात कर रही हो? यही कि आपकी माँ आपकी सौतेली माँ है और आप उनके सौतेले बेटे। आखिर तुम्हें ये बात पता चली गई? हाँ, पता चली, लेकिन वो भी पड़ोसियों के मुंह से। आपको ये बातें पहले मुझे बतानी चाहिए थी। हाँ, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं सौतेला हूँ या सगा? आखिर माँ तो माँ ही होती है। बचपन से ही उन्होंने मेरा हर पल ख्याल रखा है। इतना ख्याल रखा है कि मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं उनका सौतेला बेटा हूँ। हाँ, लेकिन जो भी हो वो आपकी सौतेली माँ है, ये सच तो बदल नहीं सकता। और आपने ये बात मुझसे छुपा कर रखी। राधिका, मुझे इससे कोई फर्क नहीं कि वो मेरी सौतेली माँ है, क्योंकि बचपन से उन्होंने मुझे बहुत ममता दी है। तुम भी ये बातें दिल से निकाल दो। माँ के साथ रहो, उन्हें अपनाओ। वो तुम्हें उतना ही प्यार देंगी जितना उन्होंने हमेशा मुझे दिया है। रोहन राधिका को कह तो देता है, लेकिन राधिका के दिमाग से ये बात निकलती ही नहीं है। उससे पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर राधिका के मन में सौतेलेपन की भावना उत्पन्न होने लगती है। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। काले बादलों से भरी आसमान में बिजली लगातार कड़की जा रही थी। लेकिन रोहन तेज बारिश में भी खेत में काम कर रहा था। रोहन को दोपहर तक तेज भूख लग चुकी थी। वो राधिका का इंतजार कर रहा था कि कब वो खाना लेकर आए। और उधर घर पर इतनी तेज बारिश हो रही है, रोहन खेत में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें भूख भी लगी होगी। अब क्या करूं? बारिश में खाना लेकर खेत में कैसे जाऊं? अरे बहू, इतना क्या सोच रही हो? बारिश हो रही है तो क्या हुआ? रोहन को भूख भी तो लगी होगी ना, खाना लेकर जाना ही पड़ेगा बेटा। माँ जी, आज आप ही खाना लेकर जाइए। वैसे भी आपको घर में कोई और काम तो होता नहीं ना। क्या मैं जाऊं? तुम जानती हो ना मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता है, और वो भी इतनी तेज बारिश में। मैं कैसे जाऊं बेटी? मुझे पता था आप यही कहेंगी। वो आपका सौतेला बेटा है ना, सगा होता तो चाहे आपको कितनी भी तकलीफ होती, आप खुद चली जाती माँ जी। ये तुम क्या कह रही हो बहू? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो कभी रोहन को अपने सगे से कम समझा ही नहीं। राधिका गुस्से में आकर कमलाबाई को बहुत भला बुरा कह देती है। उसकी हर बात कमलाबाई को बहुत दर्द देता है। फिर भी कमलाबाई चुप रहती है। बस उसकी आंखों में दुख साफ झलकता है। और फिर तेज बरसात होने के बावजूद वो रोहन के लिए खाना लेकर जाती है। मंगेश माँ को इतनी तेज बारिश में भी खाना लेकर आते देखकर चौंक जाती है। और कमलाबाई भी रोहन को कुछ कहती नहीं,
चुपचाप उसे खाना खिला देती है। धीरे धीरे राधिका का व्यवहार बदलने लगा। अब वो कमलाबाई को हर छोटी बड़ी बात पर सौतेले होने का एहसास करवाने लगी थी। जो राधिका पहले उन्हें काम करने नहीं देती थी, अब वही रोज नया कोई न कोई काम थमा देती थी। माँ जी, चूल्हे के लिए लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। आप जाकर लकड़ियाँ तोड़ कर ले आइए। मैं लकड़ियाँ तोड़ने जाऊं, बहू? क्यों? क्या हुआ? क्यों नहीं जा सकती आप? हाँ, अगर आप अपनी सौतेली बहू को सगी की तरह मानती तो मेरी बात मान लेती ना। राधिका की ये बात सुनकर कमलाबाई बस चुप हो जाती है, कुछ कह भी नहीं पाती और अकेली ही जंगल में लकड़ियां तोड़ने चली जाती है। कुछ दूर चलते ही तेज धूप में कमलाबाई की सांसें भारी होने लगीं और उन्हें जोर की प्यास सताने लगी। कुछ दूर आगे बढ़ते ही कमलाबाई की नजर एक पुराने कुएं पर पड़ती है। वो थोड़ा पानी निकालकर प्यास बुझाती हैं और पास ही एक पेड़ की छांव में बैठकर थोड़ी देर सांसें समेटने लगती हैं। हे ईश्वर, मेरा बेटा सौतेला होते हुए भी मुझसे इतना लगाव रखता है। उसकी शादी हुई तो लगा था बहू के रूप में। मुझे एक बेटी का सहारा मिल गया है, पर वो तो हर बात पर मुझे सौतेली कहकर दिल पर चोट करती रहती है। मैं आखिर क्या करूं? प्रभु, क्या करूं कि वो भी मुझे माँ समझकर थोड़ा सा प्यार दे दे। तभी कुएं से एक छोटी सी पोटली बाहर गिरती है और भीतर से हल्की सी आवाज आने लगती है। ये पोटली अपनी बहू को दे दो, कदाचित इसे पाकर वो तुमसे प्यार करने लगे। कमलाबाई वो पोटली लेकर घर लौटती है। वो पोटली राधिका के हाथ में थमा देती है। जब वो पोटली खोलकर देखती है तो उसमें बहुत सारे गहने थे। गहने देखकर राधिका और कमलाबाई दोनों भी चौंक जाते हैं। राधिका के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ लालच भी दिखने लगा। वो शक भरे स्वर में बोली, ये सब कहाँ से लाई आप? कहीं ये चोरी का सामान तो नहीं? नहीं बहू, ये पोटली तो मुझे कुएं के पास मिली। शायद भगवान ने तुम्हारे लिए भेजी हो। तभी खेत से थका हुआ रोहन घर लौटा। दरवाजे पर खड़े होकर बोला, ये सब क्या चल रहा है? इतने गहने, ये पोटली आखिर है किसकी? ये गहने आपकी सौतेली माँ ने लाई है। इनसे पूछो तो कहाँ से लाए हैं। बोलिए माँ जी, ये गहने किसके हैं और ये आपको कुएं से कैसे मिले? कहीं आपने ये चुराए तो नहीं? राधिका, मैं चोरी करूंगी? बेटा, मैंने तो जिंदगी भर किसी की चीज को हाथ तक नहीं लगाया। ये गहने मुझे बस वहाँ कुएं के पास मिले थे। सोचा तुम्हें दूंगी तो शायद तुम मुझसे थोड़ा प्यार करोगी, पर तुमने तो मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। पर माँ जी, ऐसे ही कैसे मान लूं? कुएं में कोई गहनों की पोटली फेंक कर जाएगा? और इतनी कीमती चीज बस आपको ही क्यों मिली? राधिका, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ को चोर समझ रही हो? तुम जानती भी हो उन्होंने इस घर के लिए क्या क्या सहा है। बेटा, अगर आज तुम्हारे सामने खुद को साबित करना पड़ा तो समझ लेना मैं सच में बहुत हार गई हूँ। माँ जी, मेरा मतलब वो नहीं था, पर ये सब बहुत अजीब। अजीब ये नहीं है राधिका, अजीब ये है कि तुम अब भी माँ पर भरोसा नहीं कर पा रही हो। रोहन आगे बढ़कर पोटली उठाता है, गहनों को ध्यान से देखता है और चौंक जाता है। ये गहने, ये तो मैंने पहले भी देखे हैं।
रोहन बहुत ध्यान से गहने को उठाकर देखने लगता है। फिर उसकी आंखें भर आती हैं। ये तो मेरी असली माँ के गहने हैं।